नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। मैं पुणे में हूं और वैसे तो आज वापसी हो रही है दिल्ली, लेकिन 2 दिन पुणे में रहा और इसलिए रहा क्योंकि संजय दीक्षित ने हम सबको आमंत्रित किया था। यहाँ उनका एक डेक्कन समिट था और इसमें 5 अलग-अलग सेशन हुए, उनमें अलग-अलग विषयों पर चर्चा हुई। पुणे, मुंबई और आसपास के ही नहीं, बहुत दूर-दराज से भी काफ़ी लोग इस समिट में दर्शकों के रूप में, श्रोताओं के रूप में उपस्थित रहे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचे और एक सेशन हुआ उनके साथ। भाऊ तोरसेकर और संजय दीक्षित ने उनसे बातचीत की, यानी उनका लाइव सेशन गया उनके चैनल पर और उसमें देवेंद्र फडणवीस ने जो उद्धव ठाकरे पिछले करीब 5-6 वर्ष से लगातार ये एक नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे के रूम में उनकी अमित शाह से मुलाकात हुई थी और अमित शाह ने उन्हें 2.5 साल मुख्यमंत्री का पद ऑफर कर दिया था उनकी डिमांड पर। उसको लेकर के भाऊ तोरसेकर ने देवेंद्र फडणवीस से सीधे सवाल पूछा और कहा कि भाई ये जो 6 साल से कन्फ्यूजन चल रहा है, ना आप सीधे जवाब देते हैं कि माजरा क्या था और ना ही खुल करके कभी उद्धव ठाकरे की तरफ से किसी तरह का कोई प्रमाण पेश किया गया कि अमित शाह ने हाँ भर दी कि भाई हाँ 2.5 साल के लिए देंगे और बाद में मुकर गए। ऐसा भी कोई वो प्रमाण दे नहीं पाए हैं, जबकि अमित शाह ने उसी समय इस बात का खंडन कर दिया था। तो देवेंद्र फडणवीस साहब ने पहली बार किसी मीडिया मंच पर एक एक बात का खुलासा किया है और उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि जब लोकसभा का चुनाव की तैयारियां चल रही थी, सीटों के बंटवारे की बात चल रही थी, यह विधानसभा चुनाव की बात नहीं, लोकसभा चुनाव के दौरान ही उनका कहना है कि उद्धव ठाकरे ने मुझे एक दिन रात्रि में जब हम बैठे थे करीब 1 बजे के आसपास, तो ये कहा कि साहब हमें 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री का पद चाहिए। और उन्होंने ये भी दावा किया कि आपके जो शीर्ष नेता हैं उनके कान में उन्होंने ये बात डाल दी है। तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमारे यहाँ इस तरीके से फैसला होता नहीं है, हमारे यहाँ तो संसदीय बोर्ड है, वो फैसला करता है। फिर भी मैं अमित भाई शाह से बात करूंगा और फिर आपको बताऊंगा। तो देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि मैंने उसी समय रात को 1 बजे ही अमित शाह को फोन मिलाया, वो जगे हुए थे और उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया फोन पर ही कि हम मुख्यमंत्री पद नहीं बांटेंगे, यानी 2.5 साल हम और 2.5 साल वो रहे, ये नहीं होगा। तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ऐसे में वो कह रहे हैं कि साहब फिर ये गठबंधन नहीं हो पाएगा, यानी लोकसभा का गठबंधन भी नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में देवेंद्र फडणवीस को अमित शाह ने कहा कि फिर उनसे कह दीजिए कि गठबंधन नहीं होगा, बात ही नहीं हो पाएगी। तो उन्होंने कन्वे कर दिया उद्धव ठाकरे को और उद्धव ठाकरे ने कहा कि फिर आपका रास्ता अलग और हमारा रास्ता अलग, यानी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व अपने रास्ते चले और हम अपने रास्ते। लेकिन 4 दिन बाद फिर उद्धव ठाकरे का एक संदेश देवेंद्र फडणवीस के पास पहुंचता है और उन्होंने पूरा किस्सा क्या बताया
और फिर जब विधानसभा के भी चुनाव हो गए, नतीजे आ गए, तब देवेंद्र फडणवीस ने जब उद्धव ठाकरे को फोन किया कि क्या हम ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, क्योंकि हमें और आपके शिवसेना के गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिल गया सरकार बनाने का, तो किस तरह उद्धव ठाकरे ने उनकी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने से मना किया और अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक तरफा ऐलान कर दिया कि हमारे सारे कार्ड खुले हुए हैं, हम किसी के साथ भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं। और वहां फिर देवेंद्र फडणवीस ने कुछ खुलासे किए हैं। क्या किए हैं आप खुद ही सुन लीजिए कि उन्होंने पहली बार किसी मंच से, किसी मीडिया मंच से खुल करके इसकी जानकारी दी है। तो आइए सुनते हैं देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा। मेरा फडणवीस जी से यह सवाल है कि 6 सालों से कम 5 सालों से हम एक मनगढ़ंत कहानी सुनते आए कि आपने बिल्कुल 6 साल पहले 14 में शिवसेना बीजेपी युति टूटी थी, फिर जोड़ने की कोशिश हो गई, वो 19 की फरवरी में हुई। और जब अमित शाह जी और फडणवीस जी मातोश्री गए थे, ऐसा कहा गया कि बंद कमरे में 2.5 साल का वचन दिया गया था। तो ठीक है, उसकी सच्चाई कौन बताता है कौन नहीं बताता पता नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि फिर 9 महीने बाद जब विधानसभा के नतीजे आ गए, तो नतीजे आने तक तो एक बात थी, युति थी, और नतीजे आने के बाद 1 घंटे में युति टूट गई। तो ये कहा गया कि बीजेपी दगाबाजी कर रही है, बीजेपी ने जो वचन दिया था उसका पालन नहीं कर रही है। ये पिछले 5 साल की एक स्टोरी हर मीडिया में, हर चैनल में, हर अखबार में आ गई। हमें आपसे ये जवाब चाहिए कि आपने, अमित जी शाह ने या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2.5 साल के लिए ना कहा तो कैसे कहा? क्योंकि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। 5 साल से हम ये स्टोरी सुन रहे, ये सुन रहे भाऊ ने, लेकिन ना वो बता रहे, उद्धव ठाकरे ना बता रहे कि भाई इन्होंने ईमेल भेजा, व्हाट्सएप भेजा कि नहीं 2.5 साल नहीं दूंगा, ये इन्होंने नहीं कहा। लेकिन उद्धव ठाकरे जी जो ना बोल रहे कि हमको ना कहा गया, तो वो किस माध्यम से कहा गया, ये सवाल है। भाऊ ने बहुत सटीक प्रश्न यहां पर किया है। मैं थोड़ी क्रोनोलॉजी बताना चाहता हूं कि जिस समय लोकसभा का चुनाव था और हम अलायंस के लिए बैठे और करीब करीब अलायंस हमारा फाइनल हुआ, तो एक रात ऐसी आई कि जिस रात को उद्धव जी ने मुझे कहा कि देवेंद्र जी हमको 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद चाहिए, और उन्होंने कहा कि मैंने आपके वरिष्ठों के भी कान पे ये बात रखी है और अब अंतिम फैसला आज कर लेंगे और 2.5 साल के लिए हमको मुख्यमंत्री का पद चाहिए। रात में करीब 1 बजा हुआ था। मैंने कहा देखिए ये कोई फैसला तो मैं नहीं ले सकता, क्योंकि मेरी पार्टी एक पार्लियामेंट्री बोर्ड के थ्रू फैसला करती है, तो मैं ये प्रयास करता हूँ, हमारे अध्यक्ष अमित भाई है, मैं अमित भाई से बात करता हूँ। तो रात को 1 बजे मैंने फ़ोन किया, फॉर्चुनेटली अमित भाई भी जगे थे। तो मैंने उनको कहा कि अभी करीब करीब हम सीटों पर तो मान गए हैं, आगे का भी सारी चीज़ें मान्य हो गई है, लेकिन उनका कहना है कि हमको 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री का पद दिया जाए। तो अमित भाई ने मुझे कहा कि नहीं, हमको मंजूर नहीं है और आप उनको कहिए कि हमको मंजूर नहीं। मैंने कहा अगर उनका कहना है ये मंजूर नहीं है तो हम अलायंस नहीं करेंगे। तो 2 टूक बात मुझे अमित शाह जी ने कही कि आप कह दीजिए कि नहीं होगा फिर अलायंस। और उसके बाद मैंने उनको कहा कि नहीं, हमारी पार्टी को ये मंजूर नहीं है, हम 2.5 साल का मुख्यमंत्री पद आपको नहीं दे सकते, जो भी अभी यह है 5 साल
चूंकि हम सबसे बड़ी पार्टी है, आगे भी सबसे बड़ी पार्टी रहने वाले हैं, तो 5 साल मुख्यमंत्री पद हमारा होगा। हाँ, हमने पिछली बार डिप्टी सीएम आपको नहीं दिया था, तो हम डिप्टी सीएम आपको दे सकते हैं। तो उद्धव जी ने कहा कि नहीं, फिर तो नहीं बन पाएगा। वो अपने रास्ते चले गए, मैं अपने रास्ते चले गया, और हमारा अलायंस नहीं हो पाया। करीब 4 दिन के बाद उद्धव जी के यहाँ से संदेश आया कि वापस बात करना चाहते हैं। तो जो संदेशवाहक था, मैंने उसको कहा कि भैया देखो, इसमें नए सिरे से तो बात नहीं हो सकती। अगर वो अपनी 2.5 साल वाली मांग पर अड़िग है तो मेरी पार्टी उस पर मान्य करने को तैयार नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने वो बात छोड़ दी है, उनको अभी 1 सीट बढ़ाकर चाहिए लोकसभा की, वो अगर आप देते हो तो वो 2.5 साल वाली बात छोड़ देंगे। हम वापिस बैठे तो उन्होंने कहा हमको पालघर की सीट चाहिए। तो मैं भी उस पर भी तैयार नहीं था। मैंने कहा ये तो हमारी पारंपरिक सीट है, हम इतने बार जीते हैं, लगातार हम लोग जीतते हुए आए हैं, बाई इलेक्शन में भी हमने इसको जीता। तो उन्होंने कहा नहीं, ये सीट तो हमको देनी पड़ेगी। तो मैंने वापस बात की, तो अमित भाई ने और सभी लोगों ने मिलकर मुझे कहा कि नहीं चलो यार, अपने इतने पुराने साथी, 1 सीट से क्या फर्क पड़ता है, आप दे दो। तो हमने कैंडिडेट सहित वो सीट उनको दे दी, हमारा अलायंस हुआ। और मैं बताता हूं, अमित भाई को उन्होंने मुझे कहा कि जिस दिन हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन, उससे 1 दिन पहले उनका मुझे फोन आया, बोले देखो यार, हमारी एक प्रकार से एक फेस सेविंग हमारा भी होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अमित भाई पहले मातोश्री पर आए और वहां से हम प्रेस के लिए जाए। तो मैंने उस प्रकार से अमित भाई से बात की। अमित भाई ने कहा कि लेकिन आप उनको ये बोलिए कि कोई टॉक्स ओपन नहीं होंगे। मैंने कहा नहीं, उनसे बात हो गई है, कोई टॉक्स ओपन नहीं होंगे। और हम लोग गए, फिर वो थोड़ा उससे, मतलब जो अमित भाई को मैं लेकर जाने वाला था, उससे 1 घंटा पहले मुझे उनका फोन आया। बोले देवेंद्र जी, मैं अमित भाई से कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। मैंने बोला क्या बात करना है? वो तो नहीं, वो ओपन नहीं करना है मुझे। क्या है कि पिछले 5 सालों में जो हमारी भावना रही कि हमारी बात नहीं सुनी गई, या जो भी हमारे बीच तकरारें, वो मुझे एक बार उनको बोल के आगे में ठीक सारी चीजें चले, इस प्रकार से उनके साथ मुझे बातचीत करने। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल आपके मन की सारी चीजें बोल दीजिए और आप उनसे बात करिए। तो ये जो बंद कमरे वाली बात है, इसमें जो एक बड़ा सा आपका छोटा कमरा है, बाहर बड़ा कमरा है, बड़े कमरे में मैं, आदित्य और वहनी भाभी जी, हम बैठे हुए थे, और एक ये दोनों भी साथ में हम लोग सब बैठे थे। फिर मैंने याद दिलाया, मैंने कहा उद्धव जी आप कुछ बात करना चाहते तो बोले हाँ, एक 5 मिनट। मैंने अमित भाई को बताया था, ये लोग 10-12 मिनट अंदर बैठे, फिर मुझे अंदर बुलाया। फिर बोले कि अभी बातचीत ऐसी हुई है कि एक फेस सेविंग हमको देना है, तो अभी जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा बोलिए कि सत्ता में हमको सहभागिता मिलेगी, समान रूप से हमको सहभागिता मिलेगी वगैरह, एक 3-4 चीजें उन्होंने कही। तो मैंने वो चीजें, ये तय हुआ कि सिर्फ मैं प्रेस में बोलूंगा, वो दोनों प्रेस में नहीं बोलेंगे। तो क्या बोलना है ये मैंने वहां बोल के दिखाया। फिर उन्होंने भाभी जी को बुलाया, फिर मैंने वो क्या कहते हैं उसको, रिवाइंड करते हैं ना, ऐसा अपनी कैसेट को रिवाइंड करके भाभी जी के सामने बोल के दिखाया। फिर वही मैंने हिंदी में भी बोल के दिखाया, और फिर वो अप्रूव हो गया। और उस अप्रूवल के बाद उन्होंने कहा अब सब अच्छा हो गया, अब हम चलते हैं। फिर हम लोग गए, वो ब्लू सी नाम का एक हॉल है, वहां पर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे तय हुआ था वैसे मैंने मेरी कैसेट पूरी बजाई, मराठी में भी बजाई, हिंदी में भी बजाई। इन्होंने, किसी ने कोई बाकी बात नहीं कही। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त की और हम लोग वापिस आए। इस पूरे चक्कर में कहीं पर भी ये बात नहीं हुई। अगर अंदर में 10 मिनट के लिए ये लोग बैठे थे, अगर अंदर में बात होती तो मेरे जाने के बाद मेरे से तो बात होती, मुझे तो बताया जाता कि ऐसा तय हुआ है या ऐसा विचार कर रहे, तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। तो मुझे यह लगता है, और उसके बाद आपने भी देखा, प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह जी ने, नड्डा जी ने, सभी ने बार बार अपने भाषणों में देवेंद्र के नेतृत्व में हम लोग लड़ रहे हैं, देवेंद्र मुख्यमंत्री बनेंगे। आप उस समय के
उठाकर देख लीजिए जो वीडियोज है, जब ये घोषणा हुई तो उद्धव जी भी ताली बजा रहे हैं सारी सभाओं में। उन्होंने भी कहा देवेंद्र जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ रहे हैं। और सवाल ये है कि मैं 1 मिनट के लिए, चलिए उनको ये लगता है, कई बार ये आपने वो मुन्ना भाई MBBS देखी होगी, उसमें उनका आभास होता है कि सच में वो गांधी जी बन गए, उनको गांधी जी दिख रहे हैं। तो ऐसा 1 मिनट के लिए समझ लीजिए कि उनको ये आभास हो रहा था कि नहीं मुझे कहा है। तो ऐसा आभास होने के बाद बहुत चर्चा तो होती है ना। देखिए अभी हमारा रिजल्ट आया है, तो रिजल्ट के बाद आप क्या करोगे? आपके मित्रों को फोन करोगे, आप उसको कहोगे कि भाई अपने को चर्चा करनी है, अपने को तय करना है, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। मेरी आदत थी, मैं उससे पहले दोनों तीनों चुनाव में मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा उद्धव जी क्या करना है, साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें? तो बोले नहीं ऐसा करते हैं, मैं पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ उसके बाद आप करिए। मैंने बोला ठीक है, फिर एक बार साथ में मिलेंगे। जैसे ही उनकी प्रेस हुई, उस प्रेस में उन्होंने कह दिया हमारे सारे विकल्प खुले हैं, हम किसी के भी साथ जा सकते हैं, दुसऱ्या टोकाला जाऊ शकतो। हाँ आम्ही दुसऱ्या टोकाला जाऊ शकतो। और उसके बाद उन्होंने, मैंने जब उनसे बातचीत करने की कोशिश की, वो दिन था और सरकार बनी उनकी, वो दिन था, उन्होंने कभी भी फोन भी मेरा नहीं लिया, फोन पर भी बात करने से इनकार कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि अगर आपको डिस्कशन करना है, अगर आपको ये आभास है कि नहीं मुझे किसी बंद कमरे में ये कहा गया था कि आपको CM का पद दिया जाएगा, तो चर्चा तो कर सकते थे। आपने चर्चा नहीं, क्योंकि आपने पहले दिन से तय कर लिया था कि अगर नंबर गेम फंसता है। और इसमें मतलब बाद में जो चीजें ध्यान में आई वो ये आई कि शरद पवार जी ने इनके साथ एक प्रकार से प्रीपोल टैसिट अंडरस्टैंडिंग की थी। पवार जी ने उनको कहा था कि देखिए जहां पर आप लोग कांग्रेस के सामने लड़ रहे हैं हम आपको मदद करेंगे, जहां हम बीजेपी के सामने लड़ रहे हैं आप हमको मदद कीजिए, क्योंकि आपके अगर सीटें बहुत ही कम आई तो बीजेपी तो अपने बलबूते पर भी सरकार बना लेगी, क्योंकि जो प्रीपोल सारी चीजें आ रही है उसमें बीजेपी 130 तक जा रही है, तो उनको आपको हराना जरूरी है और हम लोग थोड़े मजबूत होंगे। वो तो उन्होंने अभी बताया। हाँ वो बाद में अभी उन्होंने कन्फेस ही कर दिया। उनका सीट का बंटवारा चल रहा था, हाँ तब उन्होंने बोला कि नहीं पहले नाम घोषित करो, वरना तो एक दूसरे को गिराते हैं। तो वो पॉलिसी वो अभी बताई। बिल्कुल, तो इसलिए उन्होंने ये पहले से तय किया था कि हमको अगर नंबर, देखिए अगर बीजेपी 120 पर चली जाती तो उद्धव ठाकरे कभी बीजेपी को छोड़कर नहीं जाते। जैसे उनके ध्यान में है कि नंबर गेम ऐसा फंस रहा है कि हम सरकार बना सकते हैं, उन्होंने अपना रंग बदल दिया। अगला सवाल मेरा एकदम सिंपल है। 2019 के विधानसभा के चुनाव के नतीजे आने के बाद, यानी चुनाव के नतीजे पूरे हो रहे थे, वहां तक उद्धव ठाकरे शिवसेना अपना बीजेपी युति में थे, 1 घंटे में बदल गए। बिल्कुल। तो अगर उद्धव ठाकरे नाम के एक इंसान है महाराष्ट्र के, उनको अपना मत बदलने में 1 घंटा लगता है, तो आपको लोकसभा से विधानसभा आने तक 6 महीने महाराष्ट्र के मतदाता को मत बदलने में देर क्यों हो गई? भाई इसका जवाब आप ही अच्छे से दे सकते हो, आपसे बड़ा विश्लेषक इसका कौन है? नहीं बिल्कुल, मैं इसीलिए पूछा है कि अगर 1 घंटे में, हम ये कहानी पिछले 2.5 महीने से सुन रहे कि ऐसा क्या हो गया, लोकसभा में ये था, विधानसभा में ये हो गया। अरे उद्धव ठाकरे भी इंसान है, हम लोग मतदाता इंसान है। अगर उद्धव ठाकरे 1 घंटे में अपना मत बदल सकते हैं, तो मुझे अजीब लगता है कि हमारे मीडिया को ये क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि मोटर 6 महीने में क्यों नहीं बदलेगा। और महाराष्ट्र की और महाराष्ट्र की खासियत है कि वोटर लोकसभा में और विधानसभा में अलग अलग वोटिंग करता है। 1999 में हमारी लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव एक ही दिन हुआ, एक ही दिन।
एक ही मतदाता ने दोनों जगह वोट डाला। 1 मिनट में, हाँ, एक ही मिनट में। 1 मिनट लेकिन में 8% का फर्क था। लोकसभा में बीजेपी शिवसेना जीती और विधानसभा में कांग्रेस एनसीपी जीती, एक ही दिन। और अगर लोकसभा की रिजल्ट में विधानसभा की सीटें देखें तो बीजेपी शिवसेना को 288 में से 160 सीटें मिली, लेकिन विधानसभा में 288 में से 128 सीटें मिली। तो एक ही दिन अगर लोग एक ही समय वोटिंग को जाकर इतना डिफरेंट वोटिंग करते हैं तो फिर 6 महीने में ये परिवर्तन। और मैं तो उससे आगे जाकर बोलता हूं कि अगर कोई सटीक विश्लेषण लोकसभा के रिजल्ट्स का करे तो ध्यान में आएगा कि लोकसभा में हमारी स्ट्रैटेजिक हार हुई। लोगों ने वोट कम दिया ऐसा नहीं है, वोट हमारा मिला हमको 0.3%। लेकिन हाँ, मतलब 43.9% उनको मिला, 43.6% हमको मिला। 0.3% का केवल फर्क उसमें रहा, लेकिन ये 0.3% के कारण हम 17 आए और वो 31 आए। तो ये स्ट्रैटेजिक वोटिंग का नतीजा था, जहां हम विधानसभाएं जीत रहे थे लेकिन लोकसभा हार रहे थे। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।